नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18 खबर 1 मिनट में। स्वागत है आपका। ये वो बुलेटिन जहां सिर्फ 1 मिनट में सभी खबरों का पूरा विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबर 1 मिनट की। ललितपुर में नाबालिग से रेप का आरोपी एसएचओ तिलकधारी सरोज गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को प्रयागराज में कोर्ट के बाहर दबोचा गया। प्रयागराज में पुलिस ने तिलकधारी सरोज को गिरफ्तार किया। उसकी तलाश में कई टीमें लगी हुई थी। एसएचओ पर थाने में इंसाफ की गुहार लेकर पहुंची नाबालिग लड़की के साथ रेप का आरोप है। ये नगर क्षेत्र में ही कोर्ट के पास से ही इनकी गिरफ्तारी की गई है और इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि इनका एक साथी था, वो इनके साथ आया था यहाँ पर और संभवतः ये लीगल एडवाइस के लिए किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले इनकी जो जानकारी हमें बांदा में होने की मिली थी, फिर चित्रकूट में होने की मिली और फिर जैसे ही प्रयागराज में इनका लोकेशन मिला तत्काल इनकी गिरफ्तारी कर ली गई। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की है। आरोपी एसएचओ को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। विभागीय कार्रवाई के भी निर्देश मिले हैं वहाँ और साथ ही इनकी गिरफ्तारी के साथ ही विवेचना आगे बढ़ेगी। इनसे पूछताछ होगी, मेडिकल आदि जो पीड़िता का मेडिकल है वहाँ कराया जा चुका है और अभी विवेचक इसमें इनसे पूछताछ कर फिर इनके लिए भी जो भी इनका मेडिकल कराया जाना और इनको हिरासत में लेना, ये आगे कार्रवाई। इधर यूपी में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सियासत तेज है। अखिलेश यादव ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार और पुलिस पर निशाना साधा है। ललितपुर में नाबालिग के साथ रेप के मामले को लेकर एसपी अध्यक्ष ने तीखा हमला बोला। जिससे उम्मीद की जाती है वह न्याय मिलेगा, रक्षा करेगी पुलिस। अगर वही पुलिस उस बेटी के साथ ऐसी घटना कर दे तो सोचिए किस दौर में हम लोग हैं। अब बताइए, क्या पुलिस स्टेशन पे बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा? अब भाजपा की सरकार बताए, पुलिस स्टेशन पे बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा? अखिलेश यादव ने बीजेपी शासन में महिलाओं और बेटियों के खिलाफ अराजकता बढ़ाने का आरोप भी लगाया। जिसको न्याय देना चाहिए, जिसको रक्षा करना चाहिए, आज वही पुलिस क्या कर रही है सोचिए। इसीलिए मैंने कहा कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में थाने अराजकता के केंद्र बन गए हैं। बेटी की सुरक्षा के लिए पिंक पुलिस होनी चाहिए, वो कहाँ है? और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यमकेश्वर ब्लॉक के पोखरी में बने पतंजलि योगपीठ के वेलनेस सेंटर पहुंचे। इस दौरान बाबा रामदेव भी मौजूद रहे। योगी ने वेलनेस सेंटर में इलाज की आयुर्वेदिक पद्धति की जानकारी हासिल की। वेदा लाइफ में पहुंचने पर पतंजलि योगपीठ के संस्थापक योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने सीएम योगी का स्वागत किया। इस दौरान परमात्म निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज भी मौजूद रहे। आचार्य बालकृष्ण ने योगी आदित्यनाथ को वेलनेस सेंटर में संचालित होने वाले आयुर्वेदिक इलाज और पंचकर्म से जुड़ी जानकारी दी। योगी आदित्यनाथ मंगलवार को अपने गाँव पंचूर पहुँचे थे। यहाँ वो पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल हुए। ये प्रक्रिया अपने आप में एक इकोसिस्टम बनता है और जब ये चलेगा तो ये पूरा क्षेत्र न केवल मानवीय सृष्टि के लिए बल्कि तमाम जीव जंतुओं के लिए भी एक बेहतरीन शरणस्थली बनेगा। अभी तो वेलनेस सेंटर के बेहतरीन केंद्र के रूप में हमें इसने विकसित करके आरोग्यता की संपूर्ण आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। इधर जेल में बंद आजम खान से मिलने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव नहीं जाएंगे। आजम खान सीतापुर जेल में बंद है। उनसे मिलने शिवपाल यादव और प्रमोद कृष्णम जा चुके हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा भी आजम से मिलने गए थे, लेकिन आजम ने उनसे मुलाकात से इनकार कर दिया था, जिसे आजम की नाराजगी के तौर पर देखा गया। हाल फिलहाल आजम खान के करीबियों ने भी अखिलेश यादव पर सवाल खड़े किए और शिवपाल यादव भी बहुत जल्द कुछ बड़ा होने की बात कह चुके हैं। चर्चा इस बात को लेकर भी है कि आजम खान शिवपाल के साथ मिलकर नया मोर्चा बना सकते हैं। इन तमाम अटकलों के बीच अखिलेश यादव ने साफ किया है कि जब आजम खान जेल से छूट जाएंगे तभी वो मुलाकात करने जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने साजिश कर करके उन्हें जेल भेजने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के बहुत से लोगों ने साजिश कर करके उन पे मुकदमे लगवाए।
आरोप लगाते रहे कि समाजवादी पार्टी से मिलने कोई नहीं गया उनसे, और साफ तौर पे समाजवादी पार्टी उनके साथ है और लगातार समाजवादी पार्टी के लोग और हमारे नेता उनके साथ रहे हैं और मिलते भी रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर आप जाना चाहिए। जब छूट जाएंगे तो मैं मिलने जाऊंगा। इधर श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में हिंदू महासभा ने शिलालेख और पुराने अवशेषों से छेड़छाड़ की आशंका जताई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी। सिविल जज की अदालत में आज हिंदू महासभा की ओर से मुस्लिम पक्षकारों को दस्तावेज मुहैया कराए गए। हमें अंदेशा है कि ये बार बार समय मांगकर उसमें जो प्राचीन शिलालेख हैं, जो प्राचीन सबूत हैं जन्मभूमि के, उनको ये लोग नष्ट कर सकते हैं, उनको ये खुर्द-बुर्द कर सकते हैं। तो हम माननीय न्यायालय से पुनः 1 जुलाई को अपील करेंगे कि ये इनको ज़्यादा समय ना दिया जाए और वहाँ सरकारी अमीन या सरकारी कमीशन भेजकर वो प्राचीन चिन्हों का अवलोकन करना चाहिए। हिंदू महासभा ने शाही ईदगाह के कब्जे से जन्मभूमि की तकरीबन 14 एकड़ जमीन कब्जा मुक्त कराए जाने की याचिका दी है। सीनियर डिवीजन में ये मुकदमा चल रहा है और सुनवाई के दौरान जब हमने ये बताया गया कि हमारी तरफ से कि इन्होंने अब तक नकलें आज दी हैं और वो भी नकलों के साथ जो कागजात हैं वो उपलब्ध नहीं कराए हैं, तो जवाब उसका हम अपना दाखिल करेंगे 1 जुलाई 2022। इसमें माननीय सिविल जज न्यायालय ने नियत कर दी है। अब 1 जुलाई को इसका सुनवाई पुनः होगी। इधर कौशाम्बी में अढ़रा गांव के प्राइमरी स्कूल में करंट लगने से 3 साल की मासूम बच्ची की जान चली गई। बच्ची आंगनबाड़ी में पढ़ती थी। प्राइमरी स्कूल और आंगनबाड़ी स्कूल एक साथ ही हैं। जानकारी के मुताबिक बच्ची पानी पीने गई थी और इसी दौरान सबमर्सिबल में करंट लगने से बच्ची बुरी तरह से झुलस गई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक अस्पताल लाने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया था। बच्ची की मौत के बाद परिजन सदमे में हैं। सही छोड़ के गया। मुझसे बोली पापा कहाँ जा रहा है? मैं बोला बेटा आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ काम से। उसके बाद मैं चला गया, बच्चों के साथ आई, स्कूल आई होगी, मैं तो घर पे था नहीं, मैं वहीं मेरे पास फोन गया, अभी आया तुम पता पाया। एक बच्ची जो प्राथमिक विद्यालय अढ़ारा से करारी कौशाम्बी से लाई गई है, जो यहाँ मृत्यु अवस्था में आई हुई है। वहाँ स्कूल के टीचर या परिजनों द्वारा बताया जा रहा है कि पानी पीने के दौरान समरसेबुल से करंट लग गया है, जो यहाँ ब्रॉड डेड आई है। चित्रकूट में बारात दरवाजे पर खड़ी थी। द्वाराचार भेंट हो रही थी, तभी 2 बारातियों ने जेब से पिस्टल निकाली और हर्ष फायरिंग शुरू कर दी। इस खुशी में चलाई गई गोली में 4 लोगों को जख्मी कर दिया, जिसके बाद शादी समारोह में भगदड़ मच गई। तुरंत घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां 2 लोगों को डॉक्टर ने मरा हुआ घोषित कर दिया, जबकि 2 घायलों का इलाज शुरू हुआ। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। में द्वारचार सब लोग मतलब बैठी थी और बारात पीछे से 2 लोग मतलब आए कर लेके राइफल और एक मतलब बंदूक। घटना राजापुर इलाके के नोनागर अतरसुई गांव की है, जहां इटवा महोली गांव में एक बारात आई हुई थी। तभी द्वाराचार के दौरान बाराती पक्ष कुछ लोगों ने हर्ष फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिससे 4 लोगों को गोली लग गई। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से हर्ष फायरिंग में इस्तेमाल असले को भी बरामद कर लिया गया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम जुटी हुई है। और इसमें 2 लोगों को नामजद तहरीर दी गई है, जिसमें से कि एक बबली यादव को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है, दूसरा जो है उसकी तलाश में हम लोग अभी भी लगे हुए हैं। इसमें इन दोनों की, इस बबली यादव से जो असला यूज हुआ था उसको भी हम लोगों ने बरामद। शाहजहांपुर में महिला के साथ गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इन 3 आरोपियों में एक आरोपी नाबालिग भी है। गैंगरेप की यह वारदात 22 अप्रैल की है, जहां महिला को उसके ही जान पहचान के लोगों ने अपनी हवस का शिकार बना डाला। ये सभी दरिंदे गांव के ही रहने वाले थे। इन लोगों ने न केवल महिला के साथ बारी बारी से रेप किया, बल्कि इस घिनौनी घटना का वीडियो भी बना डाला। लेकिन यही वीडियो इन लोगों के गुनाह का सबसे बड़ा सबूत बन गया। रेप के बाद महिला समाज के डर से चुप बैठी थी। उसने पुलिस में अपनी शिकायत तक दर्ज नहीं कराई थी, लेकिन इन दरिंदों ने जो वीडियो बनाया था उसे वायरल कर दिया, जिसके बाद महिला ने अपने साथ हुए दुराचार की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई और 5 लोगों को आरोपी बनाया। साथ ही वो वीडियो भी दिखाया, जिसके आधार पर पुलिस इन लोगों तक पहुंच गई और पुलिस ने गैंगरेप के 5 आरोपियों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में से एक नाबालिग भी है। इसमें एक वीडियो बना है जो वायरल हुआ है।
इसमें अभी पंजीकृत करने के बाद विवेचना की गई है और 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी करके जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही। इसकी निष्पक्षता से विवेचना कर और तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उधर पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के खिलाफ कार्रवाई जारी है। मेरठ में उनके घर पर कुर्की का वारंट चस्पा किया गया। कई बार दबिश के बाद भी याकूब कुरैशी नहीं मिला, लिहाजा पुलिस अब पूरी तरह एक्शन में आ गई है। पुलिस की टीम ने याकूब कुरैशी के घर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया है। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में पूर्व मंत्री के घर नोटिस चस्पा किया गया। मेरठ में याकूब कुरैशी के घर पे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। यहाँ पर 82 का नोटिस चस्पा किया गया है। ये याकूब कुरैशी का घर है और ये नोटिस की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और पुलिस ने जिस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया है वो वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि पिछले 1.5 दशक में इतनी बड़ी कार्रवाई पहली बार याकूब कुरैशी के ऊपर हुई है और याकूब कुरैशी उनका परिवार फिलहाल फरार है। पुलिस कई दिन से याकूब कुरैशी की तलाश कर रही है। अवैध मीट फैक्ट्री के संचालन को लेकर याकूब के खिलाफ केस दर्ज है। पुलिस ने साफ किया है कि कानून के दायरे में रहते हुए हर मुमकिन कार्रवाई की जाएगी। हाजी याकूब कुरैशी, इनके पुत्रगण और परिवार जो हैं, ये अल फहीम मेटेक्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से फैक्ट्री संचालित कर रहे थे अवैध रूप से। तो थाना खरखौदा पे मुकदमा पंजीकृत कराया गया। इसकी विवेचना अभी वर्तमान में कठौर से चल रही है। वो रहते बिहार में थे लेकिन डकैती डालने प्रयागराज आते थे। वो सिर्फ घरों को लूटते ही नहीं थे बल्कि महिलाओं के साथ रेप करते थे और उसके बाद सभी को मार डालते थे। इनको लूटे जाने वाले घरों की सूचना पहुंचाने वाली जो महिला थी वो पुलिस की रडार पर आ चुकी थी। अब बस पुलिस को इन डकैतों के फिर से प्रयागराज में आने का इंतजार था। जैसे ही डकैत प्रयागराज पहुंचे तो पुलिस से इन डकैतों की मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद पुलिस ने 7 डकैतों को गिरफ्तार किया, जिसमें से 3 डकैत गोली लगने से घायल हुए। इन डकैतों ने प्रयागराज में 2 बड़े नरसंहार में शामिल होना कबूला है, जिसमें 9 लोगों की हत्या हुई थी। और लूट, हत्या, दुराचार, आगजनी जैसे जघन्य वारदातों को अंजाम देता है, पूरे परिवार को ही तबाह कर देता है। ये बहुत बड़ा इंटरस्टेट गैंग है जिसमें बिहार के 4 जिले शामिल हैं और उत्तर प्रदेश के 2 जिले शामिल हैं। इन 6 जिलों से कुल 13 बड़े अपराधी इसमें शामिल पाए गए हैं। इन 13 बड़े अपराधियों में हमारी जो मुठभेड़ हुई है उसके तहत 3 बड़े अपराधियों के 23 अप्रैल को थरवा इलाके में 5 लोगों की हत्या हुई थी, जबकि पिछले साल 22 नवंबर को फाफा मऊ में 4 लोगों की हत्या इन डकैतों ने ही की थी। वो महिला और उसका बेटा दोनों रेकी करते थे, सुनसान घरों को वो चिन्हित करते थे। उसके बाद सारी की सारी इंफॉर्मेशन कैमूर जिले के अपने गैंग को पास कर देते थे। उधर कानपुर के बिधनू थाना क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई, जिसमें एक युवक ने 27 साल की महिला पर तेजाब फेंक दिया। इससे पीड़िता गंभीर रूप से झुलस गई। उसे CHC में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक पीड़िता तुलसियापुर की रहने वाली है, जिस पर उसके पति के दोस्त ने तेजाब से हमला किया। आरोपी युवक पीड़िता पर शादी के लिए दबाव बना रहा था। जब महिला ने इनकार किया तो नफरत में उसने महिला पर तेजाब फेंका। घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। वहीं जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है और आरोपी की तलाश की जा रही है। महिला के पति की 3 साल पहले घाटमपुर में एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उसका एक 3 साल का बेटा भी है। मूल रूप से रहने वाले फतेहपुर के रहने वाले हैं और युवती का शादी बिल्लौर थाना क्षेत्र में हुई थी। 2021 में इसके पति की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। वर्तमान में अपने पिता के साथ यहाँ रह रही थी। अभियुक्त अजय वो मूल रूप से बिल्लौर का रहने वाला है, वर्तमान में कल्याणपुर में सब्जी की दुकान लगाता है। इस युवती के यहाँ आना जाना था। युवती के पिता की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया था। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर दी गई है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इधर मुजफ्फरनगर पुलिस ने सोमवार को मिले अधजले शव के राज का पर्दाफाश करते हुए 2 हत्यारों को गिरफ्तार किया, जो काली नदी के पास सबूत मिटाने की फिराक में थे। लेकिन जैसे ही ये दोनों हत्यारे काली नदी पर पहुंचे तो पुलिस से उनकी मुठभेड़ हो गई। पहले तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हो गए। दरअसल मुखबिर की सूचना पर पुलिस काली नदी पहुंची थी और बदमाशों को पकड़ने के लिए घेराबंदी की थी। कल कोतवाली थाना क्षेत्र में एक डेड बॉडी बरामद हुई थी, जिसको कि मार के जला दिया गया था। इसी में कल कोतवाली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल उसमें अभियोग पंजीकृत करके विवेचना शुरू की, जिसमें 2 लोग जो कि नामजद हुए थे अभियोग में, उनको आज
सोमवार को काली नदी के पास पुलिस को एक युवक का अधजला शव मिला था। पुलिस इस शव का राज तलाशने में जुटी थी। तभी पुलिस की इन हत्यारों से मुठभेड़ हुई, जिसके बाद इन दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पैसे के लेन देन को लेकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था और इन दोनों ने सोनू उर्फ शौकीन की हत्या कर शव को काली नदी के किनारे जला दिया था। लखीमपुर खीरी में गैंगस्टर हनीफ के खिलाफ प्रशासन ने एक्शन लिया और उसकी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया। पुलिस और प्रशासन की टीम 5 बुलडोजर लेकर पडुआ गांव पहुंची। यहां गैंगस्टर हनीफ खान की 10 दुकानों पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया गया। मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती करनी पड़ी। प्रशासन के मुताबिक गैंगस्टर हनीफ ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया था और दुकानें बनाई थी। प्रशासन ने अब तक गैंगस्टर हनीफ की 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध संपत्ति जब्त की है। आज जो उसने सरकारी ज़मीन जो कि खलियान के खाते में दर्ज है, अवैध कब्जा करके उसके द्वारा 10 दुकानें बनवाई गई थी और जिसमें से 5 दुकानें वह स्वयं संचालित कर रहा था और 5 दुकानें उसके सहयोगियों द्वारा संचालित की जा रही थी। इन दुकानों की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। आज उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। इधर मेरठ में माफिया के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार चल रहा है और इसी कड़ी में अब ड्रग्स माफिया तस्लीम की करोड़ों की संपत्ति कुर्क की गई। 1.5 दशक से पश्चिम उत्तर प्रदेश में ड्रग्स की सप्लाई करने वाला तस्लीम जेल में है, लेकिन उसकी पत्नी और बेटा अभी भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी न होने के कारण पुलिस ने करोड़ों की प्रॉपर्टी कुर्क कर ली है। तस्लीम जो है उनके खिलाफ कई सारे मुकदमे दर्ज हैं NDPS एक्ट के। विभिन्न थानों में 50 से ऊपर मुकदमे दर्ज हैं इनके खिलाफ में। अभी वर्तमान में 2/3 गैंगस्टर मुकदमा इन पे पंजीकृत हुआ था और उसी के तहत 14 की कार्रवाई हुई है और ये संपत्ति कुर्क करी गई है। अफीम, चरस, गांजा, कोकीन समेत दूसरे नशीले पदार्थों का पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सप्लाई तस्लीम 1.5 दशक से अपना कारोबार कर रहा था। तस्लीम ने नशे के धंधे से अकूत संपत्ति जमा की है। करोड़ों की संपत्ति शानदार गार्डन में है। पुलिस ने साफ किया है कि तस्लीम को सहयोग करने वालों के खिलाफ भी कड़ा एक्शन लिया जाएगा। कई जनपदों में ये सूचना मिली है, कई जनपदों में इनका जो है ये जाल फैला हुआ है और जो भी इनको सहयोग करते आए हैं उनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई करी जाएगी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लंबे अंतराल के बाद रेपो रेट बढ़ाने का ऐलान कर दिया और अब रेपो रेट एक झटके में ही 0.40% बढ़कर 4.40% हो गया और इसी के साथ सस्ते लोन का दौर भी खत्म हो गया। रिजर्व बैंक के इस ऐलान से लोगों के ऊपर EMI का बोझ बढ़ेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि रेपो रेट को 0.40% बढ़ाने का फैसला लिया गया। उन्होंने बताया कि अहम बैठक में ये फैसला लिया गया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ।